तो उस समय जो बैंक ऑफ इंग्लैंड बना, उसमें इंग्लैंड के लोग शेयर होल्डर थे, कुछ साझेदार थे, उन्होंने वो बैंक बनाया। वो प्राइवेट बैंक है, चल रहा है पिछले 250 साल से। और इस बैंक में आके घुस गया ये नाथन रोथस्चिल्ड, शेयर होल्डर बन गया। क्योंकि कंपनी में कोई भी बन सकता है, जैसे आजकल शेयर खरीद रहे थे शेयर। और उसने अपना शातिरपना चालू किया। और जिस रात आखिरी दिन होने वाला था नेपोलियन बोनापार्ट के उस युद्ध का ब्रिटेन के साथ, उस दिन उसने रातों रात एक खबर फैलाई कि आज इंग्लैंड हार जाएगा, जबकि उसको पता था कि इंग्लैंड जीतेगा। और ये कहते हैं कि अगर कोई देश हारता है तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है। तो उसके जो शेयर होल्डर थे उनको ये लगा कि आज अगर इंग्लैंड हार गया तो बैंक ऑफ इंग्लैंड तो खत्म, तो तुम्हारी सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। तो उसने क्या किया, सभी काफी लोगों ने अपने शेयर बेच दिए। और उसने वो पूरा प्लान रचा था, जो चक्रव्यूह, जो बेचे और जो खरीदने वाले थे वो नाथन रोथस्चिल्ड के ही लोग थे। यानी एक रात में बैंक ऑफ इंग्लैंड का मालिक कौन था? नाथन रोथस्चिल्ड। उसके थोड़े दिन बाद वहां पे राजकुमार बनता था ना, इंग्लैंड में राजकुमार बनता है, महारानी बनती है। तो वहां जब किसी का नंबर आ रहा था तो जो खड़ा था उधर दौड़ में राजकुमार बनने की, वो इसके पास गया, अगर जी मेरा सहयोग करो, मेरा सहयोग कर दो, मैं दौड़ में जीत जाऊंगा। वो बोला कर दूंगा सहयोग, एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि जैसे ही तू इसका मालिक बनेगा देश का, तो एक काम करना, जो आप करेंसी छापते हो वो छापने का पूरा कंट्रोल मुझे देना। करेंसी मतलब नोट, पैसा। और उसने भी मान ली, बोला कोई दिक्कत नहीं। तो वो कहता है, फिर जब वो जीत जाता है और उसको छापने का अधिकार मिल जाता है, तो वो बयान देता है फिर नाथन रोथस्चिल्ड, बोले मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन देश चलाता है, देश असल में वो चलाता है जो रुपया चलाता है। ये बड़ी बात है। आज मोदी देश नहीं चला रहा या कांग्रेस ने देश नहीं चलाया, उसके साथ में रहने वाले पूंजीपति देश चलाते हैं। क्योंकि जो पूंजी चलाएगा देश उसी से सर्कुलेट करेगा ना सारे सिस्टम को। और वो सारा कब्जा किसका है? पूंजीपतियों का। तो जब ये सारा सिस्टम हो रहा था, उसी समय पूरी दुनिया में इन लोगों के टीम ने, जिसकी बात मैंने कही थी, वो पेपल बुल की बात जो सोमदेव कह रहा था, उनका वो मिशनरी प्लान भी सारी जगह था। तो उन्होंने उस समय तक 71 देशों पे कब्जा किया अंग्रेजों ने, और 71 देशों में बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्रांच पहुंचाई, सारे देशों में 71 देश। और वो मेन देश थे, छोटे मोटे देश नहीं। जहां पे उनको कुछ लूटने को मिलेगा वहीं तो गए वो। गरीब की झोपड़ी में चोर क्यों घुसेगा? अमीर के पास मिलेगा उसको कुछ। तो वो जब ये चलता गया तो ये भारत का नंबर आया, और भारत में भी बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक ब्रांच आई जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में। और उसका एक कानून भी बनाया, एक्ट बनाया 1934, और शुरुआत हो गई 1935 में। इन्होंने क्या किया, देखो अगर आप काफी सारे साथी इसको लाइव चला रहे हो तो मैं एक बड़ी बात बताता हूं आपको। अभी समाज में, देश में एक संगठन चल रहा है भीम आर्मी। वो बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कहते हैं अपने आप को, लेकिन मैं उनको कहता हूं तुम्हें खाक नहीं पता भीमराव अंबेडकर के बारे में। मैं एक ही बात बताता हूं भीमराव अंबेडकर जी की। उस समय 1935 में एक संगठन ने काम, एक कमीशन आया। उस कमीशन का जो हेड आदमी था वो था डॉक्टर केंट। डॉक्टर केंट आके ये कहता है कि अब के बाद, जिस दिन आरबीआई ने काम शुरू किया, अब के बाद रुपये का कोई स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, खत्म करते हैं रुपये के स्टैंडर्ड को। यानी अगर आप 50 का नोट छापोगे तो उसके बराबर में सोना रखने की जरूरत नहीं है, जबकि पहले उसका स्टैंडर्ड होता था।
नोट वैसे ही नहीं छपेंगे। बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि जो नोट छपते हैं ना वो ऐसे छपते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो उसने ये बोला कि भाई अब के बाद नोटों का स्टैंडर्ड खत्म करते हैं। और दुनिया में या भारत में पहले आदमी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने ये कहा अगर आपने बिना स्टैंडर्ड के नोट छाप दिए तो थोड़े दिन बाद जिनके हाथ में सत्ता रहेगी वो अमीर अमीर होते जाएंगे और जो गरीब है वो गरीब होकर मरता जाएगा। क्योंकि उनकी मर्जी है कितने नोट छाप लो और कितने ही नोट छाप के किसी का घर खरीद लो, किसी की जमीन खरीद लो, कोई राज्य खरीद लो, पूरा देश खरीद लो। उन्होंने अगले 100 साल की बात कही थी कि 50, 60, 100 साल बाद एक ऐसा समय आएगा जब सत्ताएं तो अपनी मर्जी से नोट छापेंगी और पूरा समाज बर्बाद होगा। लेकिन उनकी चली नहीं, क्योंकि जब सत्ता में लोग आए तो कुछ चाटुकार लोग आए और ये पूरा का पूरा सिस्टम डावाडोल हो गया। 1934 के बाद आज अभी तक भारत में रुपये का स्टैंडर्ड खत्म है। तो भीम आर्मी वालों को अगर आपके सर्कल में कोई विचारक है उनको बता देना कि भीमराव अंबेडकर की असलियत जानो। वो और कोई बड़ा धुरंधर आदमी था जिसको इतनी समझ थी कि आज अगर ये इकोनॉमिक्स की इतनी समझ थी कि आज अगर ये गड़बड़ होगी तो 100 साल बाद क्या बर्बादी आएगी, लेकिन किसी को नहीं पता। और वो फूट डालो राज करो की नीति के हिसाब से कुछ चंद लोग समाज को तोड़ने के लिए कभी कोई संगठन बनाया, कभी कोई आर्मी बनाई और वो चलता रहता है। और वो होते सत्ता के ही लोग हैं, जो सत्ता उनकी बिकाऊ है। अगर सामाजिक लोग आएंगे तो वो बच भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वो आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा कैंपेन, कितना बड़ा आंदोलन इसको बढ़ा दोगे। तो ये जब चल रहा था तो इस खेल का अंदाजा एक आदमी को आया और वो थे, कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और एक आदमी और था जो इनके जाल को समझ गया था, वो था हिटलर। इसलिए हिटलर ने अपनी सरकार बनाई, अपनी फौज बनाई और सरकार और फौज बनाते ही अपना रुपया छापा। उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई, आजाद हिंद सरकार बनाई और अपना ही रुपया छापा आजाद हिंद सरकार का। लेकिन इन दोनों के खिलाफ ही बहुत बड़े षड्यंत्र रचे गए और दोनों को खत्म कर दिया। और ये फिर वही डावाडोल होकर रह गई स्थिति। कांग्रेस के टाइम पे भाजपा वालों ने कितने साल चिल्ला के आवाज दी है कि सुभाष चंद्र बोस की फाइलें खोलो, लेकिन उन्होंने खोली नहीं। और लोग सोच रहे थे सुभाष चंद्र बोस की फाइलें मोदी खोलेगा। भाजपा कहते मोदी भी सांस बंद हो गए, मोदी जी के भी। क्यों? अगर मोदी सरकार या कोई भी सरकार सुभाष चंद्र बोस की फाइलें खोलती है तो उन फाइलों में रुपया खुलता है। अगर रुपया खुलेगा तो वो षड्यंत्र खुलेगा कि अपनी मर्जी से नोट छापने शुरू कर रखे भी इन्होंने तो। और अगर ये पता चल गया पूरे देश को तो इनको तो 4 दिन में फेंक देंगे उठा के लोग जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। क्योंकि ये समाज के नहीं है। अगर समाज के होते तो अच्छा होता। ये किसी के कंट्रोल्ड है जिसको बदलना है। तो ये चल रहा था और सुभाष चंद्र बोस जी की फाइलें कभी खुली नहीं। अब जब जनता सरकार मोर्चा की पहली ट्रेनिंग शुरू हुई पिछले साल अक्टूबर के आसपास हुई थी ना अम्बाला में, पिछले मतलब 2022 में, 1.5 साल पहले के लगभग पहली ट्रेनिंग हुई। तो उस ट्रेनिंग में ऐसे ही इस सभा में बैठे हुए एक आदमी 3 दिन तक बैठे रहे, हमें पता भी नहीं कौन है। और फिर जब लास्ट दिन 3 घंटे उन्होंने बात की, हमें पता चला आज भी कोई बारूद का ढेर बैठा है इधर, आज भी कोई बम है यहाँ पे। तो उन्होंने जो चर्चा की वो पूरा का पूरा एजेंडा खोला रुपए वाला। तो पता चला ये खेल आज भी कितना बड़ा चालू है झूठे पैसे का। इसके बीच में छोटी छोटी बातें हैं, आपको मोटी मोटी बातें समझ आई होंगी कि जो रुपया चल रहा है क्या सिस्टम है इसका। ये 50 रुपए है, हम इसको 50 रुपए कहते हैं। तो इस पे एक बात लिख रखी है
कि मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो इसका मतलब ये वचन है। वचन ही मतलब ये वादा है ना। और वादा क्या होता है? एफिडेविट। किस चीज का एफिडेविट? रुपये देने का एफिडेविट। हम अगर एक एफिडेविट पे लिख दे कि भाई मैं 1 साल बाद इसको गाड़ी दूंगा, तो इसका मतलब क्या कि उस एफिडेविट के बदले का कितनी कीमत है? एक गाड़ी की कीमत उस एफिडेविट की। अगर नहीं देता तो कोर्ट में जाओ। इस पे क्या कीमत है? इस कागज की कीमत कितनी है? 50 रुपए, क्योंकि इस पे लिख रखा है। अच्छा, किसने लिखा? गवर्नर ने, आरबीआई के गवर्नर ने। तो गलत भी नहीं हो सकता। तो इस पे लिखा है कि अगर सुनील इस नोट को, इस कागज को लेके मेरे पास आएगा तो मैं उसको 50 रुपए दूंगा। इसका मतलब ये है। लेकिन इसके बदले में एक सवाल है कि क्या ये 50 रुपए नहीं है? अगर ये 50 रुपए है तो इस पे लिखा क्यों है? और अगर ये 50 नहीं है तो वो 50 रुपये कौन से? मैंने तो देखे ही नहीं आज तक जो इसके बदले मिलेंगे। ये सवाल लेके वर्मा जी चले गए हाई कोर्ट गए और बैंक में गए, आरबीआई में गए कि भाई जो ये लिख रखा है यार, इसका कुछ मतलब होगा, बता तो दो मेरे को। तो मैंने तो अपने रुपए देखे ही नहीं आज तक। और अगर ये रुपये है तो इस पे लिखा क्यों है? ये काट दो। और लिख रखा है तो दे दो, क्या है, कौन से रुपए है वो? तो कहीं से कोई जवाब नहीं आया। तो उन्होंने 16-17 साल, अभिलेखागार होते हैं, उनमें किसी भी विभाग के कागज दस्तावेज 200-300 साल के रखे मिलेंगे। उन्होंने दिल्ली और पुणे में आरबीआई के अभिलेखागारों में 16-17 साल धक्के खाए और पता चला कि जो इस पे लिखा हुआ है वो रुपया क्या है। क्या है उस रुपये का मतलब? फिर एक ये रुपया है, ये देखा सबने। मेरा बटुआ घर रह गया गलती से, तो उसमें और भी थोड़ा सा असला था मेरे पास। ये कागज का है, एक लोहे का है जो चल रहा है, और जो हमारे पास नहीं पहुंचा वो एक चांदी का है जो 1950 के लगभग, जो 50% चांदी का है। और एक रुपया मेरे पास 1877 का, 150 साल पुराना, वो शुद्ध चांदी का है। उतना पुराना, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो असली रुपया है। तो वर्मा जी ये कह रहे थे कि मैं बैंक में गया ना, तो एक तो चांदी का 1900 वाला ले गया, एक 1950 वाला ले गया, एक ये ले गया और एक ये ले गया। ये जो आज का 1 रुपया है लोहे का, ये अंगूठा चाव, इस पे लिख रखा है ठेंगा। रुपये का मतलब कुछ और है, लेकिन इस रुपये का मतलब ठेंगा है, कि मतलब ये है कि इसमें कुछ नहीं है। तो ये दोनों रुपये में, ये दोनों रुपए और चांदी के रुपए लेके बैंक में गए, तो बैंकर को ये पूछा कि भाई ये जमा कर ले। तो बैंक वाले ने चांदी का भी, आधी चांदी का भी, कागज का भी और लोहे का भी, ये सारे 4 के 4 रुपए 1 रुपए में नोट करके, यानी 1 रुपया मान के, और 4 रुपए जमा कर दिए। तो वर्मा जी ये कह रहे थे कि भाई ये 4 क्यों जमा किए, वो तो चांदी के हैं। तो बैंक वाला बोला जी मैंने नहीं ठेका, इस पर जो लिख रहा है ना मेरी खातर तो वही है, बस रुपया। चाहे वो लो पे लिख रहा है, चाहे कागज पे, चाहे प्लास्टिक पे, किसी भी चीज पे लिख रहा हो, मेरे लिए तो 1 रुपया वो है। तो वर्मा जी कह रहे थे अगर ऐसा है तो एक बात है, जब आपके लिए चांदी का और कागज का रुपया एक ही जैसा है, तो फिर एक काम कर, मैं कल आऊंगा, ये कागज का लोहे का रख के 4 रुपए मुझे चांदी के दे देना, तेरे लिए तो बराबर ही है। ठीक थी बात? तो बोले ऐसे थोड़ा होता है। बोले और क्या होता है? बोले मेरे ये यही मिलेंगे, बल्कि चांदी के बदले भी कागज ही मिलेगा, कल आएगा तो। बोले मेरे वापस कर। क्योंकि वर्मा जी का कहना यह था कि अगर कागज का और चांदी का भाव बैंक में बराबर है तो बाहर मार्केट में भी उसकी कीमत बराबर होनी चाहिए। चांदी के 1 रुपए में आते हैं 40 किलो गेहूं, और इस रुपए में आता नहीं टॉफी भी, चाय का कप नहीं आता, इसमें 20-50 ग्राम गेहूं नहीं आते। रुपए बैंक बराबर मान रहा है, और अंतर दोनों की कीमत में, परचेजिंग पावर कीमत में कितना अंतर है। और ये कहा गया है कि वो इसलिए है कि उसकी इसकी कीमत कम है और चांदी के रुपए कीमत ज्यादा है। यही है ना मतलब, कीमत कम है। तो अगर
कोई भारत के रुपए की कीमत को तोड़ेगा तो उसको 20 साल की कैद है, ये कानून में है। लेकिन ये तो तोड़ दी। किसने तोड़ी? सिस्टम ने तोड़ी, आरबीआई ने तोड़ी, सरकारों ने तोड़ा, सारा सिस्टम इसमें मिला हुआ है। और लूटा कौन है? जनता। ये ना कहा करो जनता, जनता कह के तो ऐसा कहते जैसे यार तू लूटा, ये कहा करो मैं। सब दर्द होता है कि मैं लूटा जी, हम लूटे, मेरा परिवार लूटा, तब अंदर से थोड़ा सा वाइब्रेशन आती है नहीं? तो यहां से वो समस्या पैदा हुई कि कागज का, लोहे का, चांदी का रुपया बराबर कैसे है। अगर है तो उन्होंने जब कागज निकाले हैं तो 1882 का एक कानून निकल के आया है जो ये बताता है कि नोट छापने का नियम, नोट किस तरीके से छपेंगे, क्या साइज होगा, क्या रंग होगा, क्या इस पे स्याही लगेगी, वो सारे नियम उसमें है। और जो दूसरा निकल के आया 1906 का सिक्का कानून, कॉइनेज एक्ट, कि सिक्का ये कैसे बनेगा, ये सारे नियम होंगे। अब मान के चलो एक सिक्का चांदी का है, उसका पूरा साइज है, उसमें 1 तोला चांदी है। अब कोई नया बंदा आके और 8 ग्राम चांदी डाल दे तो उसकी तो मर्जी हो गई। और लूटा कौन? जिसके पास वो चीज गई। मतलब अगर समाज में वो रुपया आ रहा है तो समाज का रुपया खत्म हुआ ना, चांदी खत्म हुई, तो वो कर नहीं सकते। और वो पूरा का पूरा नियम कानून वो है 1906 के कानून में, ये सारा है। तो पता चला कि भाई 1 रुपया क्या है। फिर अगर कागज रुपया नहीं है, लोहा रुपया नहीं है, चांदी रुपया नहीं है, तो रुपया क्या है? तो वो कानून बताता है 1 रुपया एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या होता है जी? मानक सिद्धांत। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड वैसे होता है, आप सब ने देखा होगा, ये सब जगह है, लोग सब जगह से हैं। अगर आपके पास कोई सब्जी बेचने वाला आता हो, फल बेचने वाला आता हो, फेरी लगाने वाला, अगर वो बाट भूल जाए या उसका बाट गुम हो जाए 1 किलो का, तो वो क्या रख लेता है? ईंटा पत्थर। आपने देखा कभी ईंट पत्थर रखा हुआ? वो तोलते हुए ईंट पत्थर के बराबर में रख लेता है। तो हम पूछ लेते हैं कि भाई ये कितने किलो का है, तो वो बताएगा यार 2 किलो का है या किलो का है। तो हम उसको अगर किसी दूसरी दुकान पे जाके चेक करें, अगर वो 1000 ग्राम का है तो हमें उसके बराबर में चीज खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होती है क्या? क्योंकि आपको तो 1000 ग्राम मिला, चाहे वो लोहे से मिला हो और चाहे वो पत्थर से मिला हो, चाहे वो दाने तोल के रख लो गेहूं के, सरसों का 1 किलो तोल के और ताखड़ी में रख लो बराबर में तराजू में, तो 1000 ग्राम मिलना चाहिए। तो 1000 ग्राम चाहे लकड़ी का हो, चाहे पत्थर का हो, लोहे का हो, ईंट का हो, किसी भी चीज का हो, 1000 ग्राम मतलब 1 किलो। ऐसे ही 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर क्या है? 1000 मीटर। चाहे फीते से माप लो, चाहे मोटरसाइकिल के टायर से माप लो, चाहे गज से माप लो, चाहे कार से माप लो, जहां 1000 मीटर होगा वही किलोमीटर है। अच्छा एक बात बताओ, आपने जमीन खरीदनी हो और आप 100 गज जमीन खरीदने जाओ और जो बेचने वाला है वो ये कह दे भाई ध्यान से सुन, मेरा गज तो 30 इंच का होगा, चल जाएगा क्या? कितने इंच का? 39 इंच का। अगर वो 30 इंच बना दे अपने गज को तो क्या होगा? वो चीज कम देगा और पैसे, तो आदमी दोनों तरफ से लुटता है। इसी तरीके से किलो है, इसी तरीके से किलोमीटर है, इसी तरीके से रुपया है। अगर सोना चांदी, जो चांदी है अगर रुपए में, उसकी वजन उसका कम कर दो, 10 ग्राम चांदी के बजाय 8 ग्राम कर दो, तो कौन लूटा? हम आदमी लूटा ना, हम लूटे, समाज लूटा। तो वहां पता चला रुपया एक स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड का पता चला कि अगर कागज पे लिखा है 1 रुपया, लोहे पे लिखा है 1 रुपया या चांदी पे लिखा है, रुपया कहीं लिखा हो, चाहे 50 के नोट पे लिख दिया हो कि मैं 50 रुपए देने का वचन देता हूं, तो जहां रुपया लिखा है उस 1 रुपए का मतलब है आज भी 777 मिलीग्राम सोना, आज भी। तो आपके 1 रुपए की कीमत कितनी? 777 मिलीग्राम सोना। क्या बैंकों ने आपको लोन देते टाइम 777 मिलीग्राम के रुपये दिए? नहीं। तो क्या दिया?
नोट दिए, फर्जी नोट रुपए नोट दिए, तो नोट को और समझ लो। 1 रुपए का कितना सोना? 777 मिलीग्राम। और उस सोने का आज का रेट कितना है? आज का एक तोले का जो रेट है वो 61,000 के आसपास है नोटों में, 1 तोले का। तो 777 मिलीग्राम का लगभग 4,900 से 5,000 रुपए के नोट है, रुपये नहीं। रुपया आते ही तो क्या जुड़ जाएगा? सिक्के सोने के 777 मिलीग्राम के, तो रुपये के नोट है। तो आपके 1 रुपये की जो कीमत है या इस रुपये की जो कीमत है वो 777 मिलीग्राम सोना है। और इस 50 रुपए की कीमत कितनी है? 777 मिलीग्राम को 3.5 लाख 50 से गुणा करोगे तो ये 3350 बनेगा, 3,350 के आसपास बनेगा ना। इतना ग्राम हो गया, क्योंकि 10 गुना है, इतने ग्राम हो गया। 35 तोड़े यानी लगभग 35 तोड़े हो गया ना, एक बार जो कर लियो। तो इतना अमाउंट है इसका। 2000 के नोट की जो कीमत है वो 98,500 रुपए के नोट के सोने के बराबर है। अगर आपके ऊपर लोन है 1 करोड़ का, तो उसकी अदायगी कागजी कार्रवाई में, कानून में 1906 के एक्ट के अनुसार केवल और केवल 2100 रुपए में होगी। 2 केस अभी कोर्ट में चले गए, ऑनलाइन हो चुके, और अब तैयारी जनता सरकार मोर्चा की फुल फ्लैश है। एक तो खुद मेरा है और एक सोमदेव का है। अब लगेगा कि कोर्ट मान जाएगा, हो सके ना माने, सरकार मान जाएगी ना भी माने, आरबीआई मान जाएगी ना भी माने। अरे जब लोग खड़े होते हैं तो कौन नहीं मानता। जब भगत सिंह को बोला कि आओ कोर्ट में, बोला किसका कोर्ट, मैं नहीं आता, मना किया था ना। पढ़ा क्या किसी ने भगत सिंह को? मैंने पढ़ के देखा तो बोला मैं जाता ही नहीं, क्योंकि कोर्ट भी उन्हीं का, सजा भी उन्हीं की, जो सुनाना सुना देना, मैं यही हूं। क्योंकि डर तो उसको होगा जिसको मरने का डर हो। वही काम किसान आंदोलन में किसानों ने किया। कोर्ट से क्या आया कि कमेटी बनाएंगे, सरकार ने क्या बोला, कमेटी बना लो और इस पे वो कर लेंगे। हम जाते ही नहीं। और 5-7 महीने बाद क्या आया, नाक रगड़ते हुए आया ना नेताजी, जो कहता था कभी झुकता ही नहीं। तो जब आम जनमानस अपने अधिकारों को जान के खड़ा होता है, फिर कुछ नहीं रहता उसके आगे। कोई सत्ताएं, कोई राजा, कोई कुछ, सब बहा ले जाती है वो बहाव, जो तूफान आता है पब्लिक का अपने अधिकारों वाला। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना, आपका कितना भी केस आवेदन, जो भी आपका जितना भी लोन है, आपको उसमें 5-6 चीजें लिख के भेजनी है अपने यहाँ के साथियों को। वो साथी आपको नंबर देंगे एक भाई का, और वो पहुंच जाएगा, उसी साथी के पास आपका नंबर पहुंच जाएगा। ठीक है जी। आपको क्या क्या लिखवाना है, पूरा एड्रेस आपका, पोस्टल एड्रेस जहां पे चिट्ठी आ सकती है, जा सकती है, जिस बैंक से लोन लिया है उसका पूरा पता, टोटल पोस्टल एड्रेस। तीसरा है आपने लोन कब लिया, इसकी तारीख। अगला पॉइंट है कितना लिया, इसकी तारीख। कितना भर दिया, ये कितना लिया, कितना भर दिया, और अब बैंक कितना मांगता है, ये, और खाता नंबर। समझ आ गई ना। बैंक का एड्रेस, कस्टमर एड्रेस, डेट ऑफ सैंक्शन, लोन सैंक्शन की डेट, कितना अमाउंट मिला, अभी तक कितना भर दिया, अब बैंक कितना मांगता है, और अकाउंट नंबर, ये आपको भेजना है। इसके बदले में भी है, कुछ बदले में है।
जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं ना, इनमें सहयोग करते रहना। ऐसा नहीं काम निकल गया और हो गया काम। भाई एक बात बताओ, काम निकाल के आप अलग हो जाओ तो मोर्चा वाले भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? मैं पहले एक बात बता देता हूं, ये काम है सत्ता के सीधे अटैकिंग मोड का, सिस्टम के अटैकिंग मोड का है ये। तो इसमें कोई ये सोचे कि मुझे महीने 2 महीने में एनओसी मिल जाए तो वो नहीं लगाना। वो पहले चेक कर लेना अपने एरिया में जो साथी टूटे पड़े हैं, जिनके पास कोई समाधान बचा नहीं है, जो नीलामी को तैयार है, वो आवेदन लगवा लो। उनका क्या क्या होता है फिर उसके पीछे पीछे आप आ जाना। कभी ये बोल रहे भाई मोर्चा वाले तो बुका ही कर रहे थे, भाई आप पहले ही बता रहे हैं आप पूरे अटैकिंग मोड पे हैं, क्योंकि सिस्टम के टोटल जा रहे हैं ना। अब ये ना एनओसी की बात है, एनओसी मिलेगा कोर्ट के निर्णय के बाद। और कोर्ट में केस कितने लंबे चलते हैं पता आपको? एक आदमी ने कई हिरण मार दिए थे, 25-30 साल के बाद कह दिया कि वो तो था ही नहीं। ऐसे ही हो रहा है ना। एक आदमी को 20 साल की कैद कटवा दी और बाद में बोल दिया कि ओहो ये तो गलत हो गया। आई थी ना खबर। अब वो आदमी का जो जीवन खा लिया उसकी कीमत कौन चुकाएगा? तो ऐसी जगह पे आप ये देख लेना कि भाई केस चल सकता है कितना भी, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी बची रहेगी आपके पास, वो नीलाम नहीं होगी अगर आप सब इकट्ठे मिलकर रहे तो। ठीक है, तो ये साफ क्लियर है। बाद में मतलब ये ना कहना कि तुमने बोला था एनओसी मिलेगी, केस ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। पहले ही जांच चेक कर लेना, पहले ही जांच लेना, समाधान सबका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, क्योंकि ये संघर्ष है सिस्टम का, सिस्टमेटिक संघर्ष में आना है। अब एक बात बताओ, ये रुपए है कि रुपए की पर्ची है? पर्ची है। ठीक है, आपकी जमीन के जो कागज जो बैंकों में पड़े हैं, वो जमीन की पर्ची पड़ी है कि जमीन बैंक में पड़ी है? पर्ची। तो पर्ची को पड़े रहने दो, कब्जा नहीं जाना चाहिए। जब आएगा रिजल्ट आ जाएगा, लड़ते रहो। पर्ची किसने दी थी? उसी सिस्टम ने दी थी जो चोर है, तो अकड़ दो कि बाद में देखेंगे। हाँ, एक शर्त है जनता सरकार मोर्चा की पूरे सिस्टम में, पहली शर्त भाईचारे की एक फूटी कोड़ी नहीं रखनी। कभी आपस में ही कह दो। एक आया था परसों, बोले भाई एक आड़ती पे पैसे लिए थे, आवेदन लग जाएगा के। वो तू बड़ा चालाक है भाई। एक काम कर ले, बैंक में चला जा, तेरे को कुछ मिलता हो तो आड़ती के दे दे, फिर आ जाना हमारे पास। अच्छा ये ठीक है क्या? क्योंकि हमने अपना नाश रिया से ही करा। खेती में तबाही आई, लोग परेशान हुए, घाटा आया, तो बहुत सारी कंपनियां आई। कोई कह दिया मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले आए, अच्छा सुनील 5000 लगा दे, ठीक है जी। फिर उनको अगले 5 जना के 5-5 और लगवाने, फिर बोले वो आगे 5-5 लगवा देंगे और तेरी 30,000 की तनख्वाह पक्की। तो सुनील तैयार, क्योंकि सुनील ने तो ये था भाई बढ़िया है। तो अब सुनील के बोलने का बढ़िया तरीका मिल गया, तो सुनील ने तो 5000 आदमी जोड़ दिए, और 5000 गुना 5000 कितने हो गए? 2.5 करोड़ हो गए, 25 लाख हो गए। 2.5 करोड़ हो गए ना। तो 2.5 करोड़ रुपए दिलवा दिए और फिर कंपनी भाग गई। और पैसे किसके लगवाए थे? अपने उन प्यारे भाइयों के, साथियों को के जिनको ये कहने की जरूरत नहीं थी। सामने वाला ये पूछ नहीं रहा था कि तू लगवा क्यों रहा है, बस बोलना था भाई सोमदेव लगा दिए, बोला ठीक है। इतने प्यारे लोगों के पैसे लगवाए और वो लेके भागी कंपनी। विश्वास किसका गया? सुनील का गया। समाज का सत्यानाश किसका हुआ? मेरा। आज पूरा समाज ऐसा हो गया, कोई किसी को देखकर राजी नहीं। तो अपन ने क्या करना है? जिस रास्ते से हम नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा, अगली बार बताऊंगा। जिस रास्ते से मैं गंगानगर से आ सकता हूं,
मैं गंगानगर जा भी तो सकता हूँ। जिस रास्ते से विश्वास टूटा है उस रास्ते से विश्वास बन भी तो सकता है। तो बैंकों से लो और भाईचारे का बटो तो है।